दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 3 दिसंबर 2023 को टैट का TGT टैट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा डिटेल में। जिस तरह से मैंने टैट पे जो सीरीज़ शुरू की है, सवालों को डिटेल में डिस्कस करता हूं आपके साथ, उसी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को भी मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे कि आपने जो टैट का एग्ज़ाम दिया है कितने मार्क्स आपके इसमें बने हुए हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, टैट का जो एग्ज़ाम है नवंबर 2023 लिखा हुआ है, हालांकि ये एग्ज़ाम 3 दिसंबर को हुआ है। तो इसमें देखते हैं आज पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61। सामान्य ज्ञान के सवालों को जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कई बार आपको कहते रहता हूं कि टैट में जिन सवालों को बार बार पूछा गया है या जिन सवालों को पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं, उन सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे और आपने टैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। चाहे वो टैट के लिए मैंने एग्ज़ाम बनाया हो, TGT टैट के लिए, चाहे वो JBT टैट के लिए। इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ वीडियोज़ को, पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखें, बार बार उन वीडियोज़ को देखें। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने ये भी आपको बात बताई है कि ऐसा नहीं है कि टैट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कई ऐसे सवाल होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा या जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा, वो भी आपको एग्ज़ाम में सवाल दिखाई देंगे। और मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आपको उसके लिए किताबों को ही देखना पड़ेगा। मैं आपकी यहाँ पे सहायता करता हूँ, कुछ सवालों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको किताबों को ही देखना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे सवाल जिनके आने की संभावनाएं हैं उन सवालों को मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि आपने अगर किताब पढ़ी है तो आप आइडिया लगा सको कि क्या आपने उन सवालों को तैयार किया है या नहीं किया है। तो चलिए आज के पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो दूसरे जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। देखें दोस्तों, अब कई लोग इसमें सोचेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी जो है वो तो उनकी जो बेटी हैं इंदिरा गांधी वो रही होंगी। लेकिन आपको मैं बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री देश के बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। और आपको पूछा गया है पॉलिटिकल सक्सेसर यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी, तो आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी ही बताना है। और सवालों को जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं दोस्तों, जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आपने पढ़ा है वही सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सवाल की जो भाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उनसे और भी कई तरह के सवाल बनते हैं जिनको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को भारत का शांति दूत कहा जाता है, शांति दूत। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उस समय भारत के एक हिस्से में अकाल पड़ा हुआ था और जिसको हम फेमाइन कहते हैं, जिस वजह से खाने की कमी पड़ गई थी इंडिया में। एक तरफ को यहाँ पे 1965 में युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। हालांकि इससे पहले 2-3 साल पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका था। अभी 1965 में दोबारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कोई भी देश दोस्तों जो इतने फ्रीक्वेंट युद्धों को लड़ता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे किसी और तरह की आर्थिक तंगी हो, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे आती है, क्योंकि देश जो है पूरी की पूरी ताकत युद्ध में झोंक देता है, तो उसका खामियाजा जो है दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है। तो और मैंने आपको बताया कि अकाल भी पड़ा हुआ था, इसीलिए माफ़ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान
जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, ताकि जवान देश की रक्षा करें सीमा पर और किसान जो है देश के भीतर, देश के जो नागरिक हैं उनका पेट भरें। हालांकि जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जो जोड़ा हुआ है, जय विज्ञान जो जोड़ा हुआ है दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो आपको सवाल जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से आप सवाल का आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, और ताशकंद समझौता ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ युद्ध के बाद, और इस समझौते पर जो भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किए हुए हैं, इस समझौते के एक दिन बाद यानी कि 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, और उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री आए, अगले जो प्रधानमंत्री आए वो इंदिरा गांधी आए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि माफ़ कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो इंदिरा गांधी हुई। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का कई बार आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो समाधि स्थल है तो वो बताइए कहाँ पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो विजय घाट में है, विजय घाट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, वो पहले नागरिक भी थे, आप यूँ भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, जिनको कि मरणोपरांत, अगर आपको सवाल पूछा जाए मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया, तो वो लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये जो बाकी ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी जब ये प्रधानमंत्री थी तो उस समय इनको भारत रत्न मिला हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो लाल बहादुर शास्त्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, और क्वेश्चन नंबर 62 है नानावती आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए सिख विरोधी दंगे, ऑप्शन बी प्रजातंत्र बहाली, ऑप्शन सी है दोस्तों आपातकाल, ऑप्शन डी है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। नानावती आयोग का जो संबंध है वो सिख विरोधी दंगे। देखिए दोस्तों, 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद भारत के कई हिस्सों में दंगे हुए, जिसमें कि सिख विरोधी दंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए दोस्तों। तो सिखों पर बहुत अत्याचार किए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो हत्या की थी वो उनके बॉडीगार्ड ने, जो कि सिख थे, उन्होंने की थी। तो इसीलिए देश में सिखों के विरुद्ध जो है देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था GT नानावती के अध्यक्षता में। हालांकि वो ये 1 पर्सन कमेटी थी। तो ये जो नानावती आयोग है इसकी गठन मेरे ख्याल से सन 2000 ईस्वी में जब NDA की सरकार रही उस समय इसका गठन किया गया, और इसको कहा गया कि 6 महीने के भीतर भीतर आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट सौंप दें। हालांकि इस आयोग ने रिपोर्ट बनाने के लिए एक लंबा समय इसने लिया, तकरीबन 4-5 साल बाद इसने रिपोर्ट तैयार करके सबमिट किया। सो आपको नानावती आयोग से पूछा गया है, तो सिख विरोधी दंगे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन ए है दोस्तों 1971, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1957। देखें दोस्तों, ये जो आम चुनाव है ये भारत में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उस चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ वो 1951 1952 हुआ। कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए, क्योंकि पूरे भारत में आम चुनाव 1952 में हुए हैं सर्वप्रथम, बट हिमाचल प्रदेश में थोड़ा पहले ये करवा दिए गए थे पहली बार। तो हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव सबसे पहले 1951 में हुए, अदरवाइज़ भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए। और ये जो आम चुनाव होते हैं दोस्तों ये 5 वर्ष बाद दोबारा होते हैं, 5 वर्ष बाद जो है दोबारा ये करवाए जाते हैं। तो पहले चुनाव जैसे मैंने आपको बताया 1952 में हुए, तो दूसरे चुनाव 1957 में हुए होंगे, तीसरे चुनाव 1962 में हुए होंगे, और चौथे जो चुनाव है वो 1967 में हुए होंगे। तो 1967 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से उसके बाद जो आम चुनाव हुए, 5वें आम चुनाव, वो 1972 में हुए होंगे दोस्तों। इस तरह से 5-5 साल का गैप है। जैसे अभी 2024 में जो आम चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले जो है ये 2019 में हुए हैं। तो इस तरह से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आम चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, 64 माफ़ कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी अभ्रक। तो मोनाजाइट रेत में दोस्तों जो खनिज तत्व पाया जाता है उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है थोरियम। देखें दोस्तों,
ये जो खनिज तत्व हैं जो खनिज तत्व हैं ये हमें जिन शैलों में खनिज तत्व मिलते हैं उन शैलों को अयस्क कहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जिन शैलों में हमें ये खनिज मिलते हैं या जो तत्व मिलते हैं या जो इंपॉर्टेंट धातुएं मिलती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। आपको ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट बताइए ये कौन सी धातु का अयस्क है या किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है ये अयस्क है थोरियम का। और भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन होता है और भारत में अगर पूछा जाए थोरियम का उत्पादन कहाँ पे होता है तो केरल में होता है। इसी तरह से अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि आप बताइए कि जो आपको सवाल पूछा गया होता कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट बताइए किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपको सवाल पूछा गया होता कि आप बताइए कि जो पिंच ब्लेंड है, पिंच ब्लेंड आपको पूछा गया होता कौन सी धातु का अयस्क है, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम की खाने जो है भारत में जादूगोड़ा में है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जाए जादूगोड़ा कहाँ पर है या जादूगोड़ा यूरेनियम की खाने भारत में कहाँ पे है, तो ये जादूगोड़ा में है और जादूगोड़ा झारखंड में है। आपको अगर सवाल पूछा गया होता कि आप बताइए कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट, या फिर आपको पूछा गया होता कि जो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये कौन सी धातु के अयस्क हैं, तो ये जो है दोस्तों ये लोहे के अयस्क हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। आपको सवाल पूछा गया होता कि जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट बताइए कौन सी धातु का अयस्क है, तो जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम का और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। आपको सवाल पूछा गया होता कि बताइए जो सीनाबार है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीनाबार कौन सी धातु का अयस्क है, तो सीनाबार जो है वो पारे का अयस्क है। विज्ञान पर मैंने जो वीडियोस बनाए हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे दोस्तों, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी बी है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हाल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि वेदों के बारे में मैंने बहुत डिटेल में जानकारी आपको दी थी। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो ऊपर से जानकारी मैं आपको 2-3 सवाल यहाँ पे बता देता हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में जो श्लोक हैं, जो सूक्त हैं वो 1028 है और जो मंत्र है ऋग्वेद में, जो ऋचाएँ हैं वो 10,462 है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। मुझे लगता है पिछला जो टैट का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में शायद ये सवाल पूछा गया था इस तरह से। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है। और तीसरे मंडल को मैंने पहले भी आपको बताया था, विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। तो ऋषि विश्वामित्र जो है वो गायत्री मंत्र के रचयिता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों सोम का जिक्र आपको मिलेगा। तो बाकी जो डिटेल में जानकारी के लिए आप पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ दोस्तों, हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर सवाल को बार बार रिपीट करना, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको डिस्कस करना होता है। कई बार एक सवाल को बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद दूसरे सवालों को डिस्कस करने के लिए समय कम रहता है, तो इसीलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर वीडियो में हर एक सवाल को बहुत डिटेल में डिस्कस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे लंबी जो रात होती है वो 22 दिसंबर को होती है और सबसे लंबा दिन अगर आपको पूछा जाए वो 21 जून को। ध्यान रखिए, जब भारत में सबसे लंबी रात होगी तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा दिन होगा। सबसे लंबी रात या फिर सबसे छोटा दिन, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और जिस दिन सबसे लंबा दिन होगा तो उस दिन सबसे छोटी रात होगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है। अब ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध का आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उत्तरी गोलार्ध का आप सबसे लंबा दिन बताइए या उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबी रात बताइए। तो ये सवाल को जो आंसर अभी मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखें दोस्तों, ये जो ग्लोब है इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा।
भू मध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये एक अक्षांश रेखा, 2 3 4 इस तरह से अक्षांश रेखाएं। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो एक बराबर रहती है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती हैं, तो देशांतर रेखाएं एक उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में जाकर के मिलती हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये देशांतर रेखाओं को इस तरह से खींचा गया है। तो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा में होंगी। और यही आपको सवाल पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा में। अगर पूछा गया होता कि देशांतर रेखाओं में सबसे कम दूरी बताइए, अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि देशांतर रेखाओं में बताइए कि सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है, तो सबसे कम दूरी देशांतर रेखाओं में ध्रुवों पर होती है, क्योंकि ये एक ध्रुव से निकल करके दूसरे ध्रुव में ये रेखाएं मिलती हैं। इस तरह से देशांतर रेखाओं के बीच में आप देख सकते हो सबसे कम दूरी जो है ध्रुवों पर है, और ये 111 किलोमीटर के आसपास होती है, 111 किलोमीटर के आसपास। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा भी कहते हैं। पिछले वीडियोस में आप इसको डिटेल में देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है। सबसे अधिक टाइम जोन जो है दोस्तों वो फ्रांस में है। सबसे अधिक टाइम जोन जो है फ्रांस में। देखिए, मैंने शायद पिछले वीडियो में जब मैंने ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी, हो सकता है मैंने आपको उस समय ये बताया हो कि ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर सूर्य जो है पूर्व से उगता है, सूर्य जो है पूर्व से उगता है, और पश्चिम में सूर्य जो है अस्त होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस समय सूर्य पूर्व में उगेगा उस समय जो पश्चिमी जो देश है वहाँ पे भी सूर्य उगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपना एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लगाती है। इसका मतलब ये है पृथ्वी पर कहीं दिन है तो कहीं रात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से कई देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे रशिया जो है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। तो रूस के एक हिस्से में जब सूर्य निकलता है दोस्तों, दूसरे हिस्से में सूर्य उसके काफ़ी घंटों बाद निकलता है। तो इसीलिए ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने अपने देश में टाइम जोन, कुछ टाइम जोन रखे होते हैं। जैसे भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन कुछ देशों के पास एक से अधिक टाइम जोन होते हैं। तो फ्रांस हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उतना बड़ा देश नहीं है, लेकिन फ्रांस ये क्लेम करता है कि यूरोप से बाहर भी उसकी टेरिटरीज़ हैं, इवन अंटार्कटिका में भी वो क्लेम करता है कि उसकी टेरिटरीज़ हैं। इसीलिए फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। फ्रांस के बाद मुझे लगता है रशिया जो है उसके पास सबसे अधिक टाइम जोन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी बोत्सवाना। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है। देखिए दोस्तों, 4-5 मरुस्थल आपको मालूम होने चाहिए। आपको अगर सवाल पूछा होता कि सहारा मरुस्थल बताइए, या आपको सवाल पूछा होता जी जो कालाहारी मरुस्थल है बताइए कहाँ पे। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये जो सहारा और कालाहारी मरुस्थल दोनों अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। आपको सवाल पूछा गया होता अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और ये अटाकामा मरुस्थल जो है सबसे सूखा मरुस्थल है, सबसे ड्राई मरुस्थल है। आपको सवाल पूछा गया है मंगोलिया, और मंगोलिया जो मरुस्थल है, ये मंगोलिया मरुस्थल जो है वो, माफ़ कीजिएगा, जो गोबी मरुस्थल आपको पूछा गया है, और ये गोबी का मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में है। आपको मालूम होगा भारत का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, और क्वेश्चन नंबर 70 है भारत का, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन 70 है हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है बवंडर, ऑप्शन सी है आंधी, ऑप्शन डी है तूफान। तो हवा का जो वेग सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो बवंडर में होता है, टॉर्नेडो में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? ऑप्शन ए मरियाना, ऑप्शन बी रेमांचे, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी सुंडा। प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरी जो खाई है दोस्तों वो मैरियाना है, मैरियाना गर्त, जिसको हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में है।
पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु आपको पूछा जाए तो ये मरियाना गर्त ही है। आपको अगर पुराने वीडियोस देखें, अगर आप रेगुलर देखते होंगे, ये सवाल मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ। अगर आपको सवाल पूछा होता कि हिंद महासागर में, आपको सवाल पूछा होता कि हिंद महासागर में कौन सी खाई है, तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, और हिंद महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है वो सुंडा गर्त है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए स्लेव झील, ऑप्शन बी बकाइल झील, ऑप्शन सी और ऑप्शन सी है मटानो झील, ऑप्शन डी है हैरोको झील, हरोको झील। इस सवाल का जो सही जवाब दोस्तों वो ऑप्शन बी है। बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील है। अगर आपको सवाल पूछा गया होता सबसे गहरा महासागर बताइए, तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जिसको हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। इसी तरह से आपको सवाल पूछा होगा सबसे गहरा सागर बताइए, तो मेरे ख्याल से दक्षिणी चीन सागर जो है वो सबसे गहरा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है यूरोप। तो पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आप मैप को ज़रूर देखें, जब भी आप जियोग्राफी करते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, मैप ज़रूर देखें दोस्तों, कौन सा देश कहाँ पर है या किस महाद्वीप में है, आपको सवाल आते हैं मैप से ही। आपको जियोग्राफी की जो सवाल पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैप से पूछे गए हैं। अगर आप मैप देखते हैं तभी आपको मालूम पड़ेगा पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में। अगर आप इस तरह के सवाल को रटने की कोशिश करेंगे तो आप आज आपको याद रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सवाल पूछा गया है नील नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो नील नदी जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है, नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी इस तरह से उत्तर की तरफ को बहती है, और क्या कहते हैं, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी जिसको कहा जाता है, तो नील नदी अपना जो जल गिराती है वो भूमध्य सागर में गिराती है। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप मैप देखेंगे तभी आपको ये जानकारी होगी। और ये जो नील नदी है, नील नदी की देन अगर आपको पूछा जाए तो नील नदी की देन है मिस्र। मिस्र जो देश है उसको हम नील नदी की देन कहते हैं। सो मैप ज़रूर देखें, मैप से ही आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो जियोग्राफी के जो सवाल हैं वो मैप से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75 है, और क्वेश्चन नंबर 75 है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सियांग, ऑप्शन डी दिहंग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आपको सवाल पूछा हो गया होता कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इस नाम को जानते हैं सांगपो नदी से। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, सो दैट कि वीडियो लंबा ना बन जाए। इसमें बाकी जो सवाल हैं उन पे भी मैं बहुत जल्द वीडियोज़ उनके ऊपर बनाऊंगा, और उनमें जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से सवाल वो गलत थे, गलत तरीके से पूछे गए थे या तो उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।